हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स के बारे में, जो कि हमारे कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के लिए सबसे क्रूशियल और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पूरा सब्जेक्ट है ये। उस पेपर जो 2 में है, इनकम टैक्स जीएसटी, आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एग्जाम में आता है। अगर आप पिछली बार का भी अगर आप पेपर देखते हो तो ये मान के चलिए कि अगर आपको अच्छे से प्रोविजंस पता है तो आप एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो गलत कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में पूरा डिस्कस करूंगा एक एक चीज को कि इनकम टैक्स होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके प्रोविजंस क्या होते हैं। हम एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्ड में जाकर। और पूरा जो मेरा सेंटर ऑफ जो स्टडी रहेगा वो पूरा रहेगा एमसीक्यू वाइज। यानी मुझे कोई यहाँ पर 16 नंबर का या 20 नंबर का कोई असेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना आपसे, या मेरा उस प्रोविजन के डिटेल में जाकर ये खोदना नहीं है कि ये बना क्यों था, क्या कारण था, ये था वो था। आपको इतना डिटेल में बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। जो लॉ होता है वो लॉ को आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि आप जो है उसके प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करते जाए और उसकी एप्लीकेबिलिटी को समझते जाए कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजंस है ये एप्लीकेबल कैसे हो रहा है। ठीक है, ये प्रोविजंस कहना क्या चाहता है, इसमें क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर में आपको पूरा डिटेल आपको पढ़ाऊंगा कि जो हमारे जो इनकम टैक्स की जो हिस्ट्री है वो क्या है, कितने तरह के टैक्सेस होते हैं, टैक्स जो लगाया जाता है वो उसके में बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, हमारे फाइनेंस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंगली जो इनकम टैक्स की रेट्स है वो क्या है। और आप यकीन मान के चलिए पूरा जब ये हो जाएगा आज का क्लास, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको ये रियलाइज होगा कि एक से दो क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से जरूर बनेंगे। और जहां जहां भी एमसीक्यू बनेंगे, ये मेरा खुद का जो 6-7 एग्जाम्स मैंने क्लियर की है उसके बेसिस पे मैं आपको ये बताता हुआ जाऊंगा कि देखो यहाँ पर इनकम टैक्स, यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है। मैं स्टार लगाता हुआ चलूंगा ताकि आपका सेंटर ऑफ स्टडी जो है वो उसी तरीके से बने कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, सर ने बताया था। ठीक है, तो मैं पूरा आपको प्रयास करूंगा कि जहां भी चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पर मैं आपको बताता हुआ चलूँ। और इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो जो अपना एप्लीकेशन में चैट बॉक्स सेक्शन है या कमेंट है, वहां पर आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये आप इसमें ये पॉइंट हमें को समझ में नहीं आया तो आप इसे अगली क्लास में क्लियर कर देना। ठीक है, तो मैं वो क्लास में पूरा उसको वापस से एलोबरेट करूंगा। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं ये कोई प्रॉब्लम और मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप संडे को जब अपन डाउट सॉल्विंग क्लास लेंगे तो वहां पर भी आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पर मैं 1 to 1 स्टूडेंट से जो है वो अपन रूबरू होंगे और एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम को अपन वेस्ट किए सबसे ज्यादा जो पूरा है हमारा फोकस जो है वो स्टडी पर रखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आप मान के चलिए कि सितंबर के एंड तक जो है वो अपना नंबर आ जाएगा। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का जो नंबर है वो सितंबर तक जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में बेसिकली देखा जाए तो 2.5 महीने हैं। 2.5 महीने आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है और स्टडी के साथ में रिवाइज भी करना है। इसके बाद अपन एक रिवीजन कैप्सूल भी लेके आएंगे जिसमें बहुत शॉर्ट समरी में अपन सारे जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स के उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जब भी अपन एक पूरा चैप्टर खत्म करेंगे तो उसके लगभग 50 एमसीक्यू, जो जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है वो भी साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका कितना यूज हो रहा है, कितना हमें समझ में आ रहा है, कितनी एप्लीकेबिलिटी हो पा रही है, क्वेश्चंस को हम किस तरीके से टेकल कर पा रहे हैं। ये साथ के साथ असेसमेंट हमारा चलता रहेगा। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात थी, कुछ मुझे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हिंदी में भी आप पढ़ाइए, हिंदी में नोट्स दीजिए। बिल्कुल, हिंदी में भी मेरे नोट्स अवेलेबल है। आप स्टोर में जाएंगे, तेजस कॉमर्स क्लासेज के ऐप में जाएंगे तो वहां पर हिंदी में आपको दोनों फोल्डर दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश वाला। जो मैं सब कुछ बोल रहा हूँ वो सब वहां पर हिंदी में पूरा टाइप है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जब स्टडी करवा रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास जो कंटेंट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। मैं भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ, तो ये मान के चलिए मेरे को कि मैं पूरा जो चीज है वो आपकी तरह ही हिंदी में बोल रहा हूँ। और उसके बावजूद भी आपको कहीं दिक्कत होती है, कहीं डाउट आता है, तो आप मुझे बताइए। मैं अगली क्लास में उसको और अच्छे से उसको और कोई सोल्यूशन निकालेंगे हिंदी मीडियम के लिए। बट आप मान के चलिए कि अगर आप यहाँ मेरे साथ में पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी इंग्लिश वाला जो भेद है ये दूर कर दीजिए। और हमको यहाँ हिंदी इंग्लिश सीखने थोड़ी आए हैं, हम तो ये सीखना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है
आता है तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसका आंसर कैसे होता है। अब वो चाहे कोई सी भी भाषा में हो, ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में ही समझा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी ये डाउट मत रखिएगा कि साहब आप तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हो और हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। देखो टैक्स ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पर आप टैक्स को टैक्स बोले तो ज्यादा आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी, बजाय कि आप करके, कराधान के, करापात और ये ऐसी चीजों के। मैं ये नहीं कहता कि ये वर्ड्स गलत है, ये वर्ड्स भी बिल्कुल ठीक है, बट जो कॉमन लैंग्वेज जो बोलचाल होती है वो हमारी इतनी भी हिंदी नहीं है कि टैक्स के रिगार्डिंग में हम बिल्कुल ही हिंदी में चले जाएं। जैसे मान लो असेसमेंट ईयर है, अब जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट्स है वो इसको ये तो पता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम होती है, असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, ठीक है, वो कभी ये नहीं कहेगा कर निर्धारण वर्ष में जाकर टैक्सेबल होती है, या वित्तीय वर्ष में ये इनकम हमने अर्जित की है तो हमें इसका टैक्स दे होगा, हमें इसका कर दे अगले कर निर्धारण वर्ष में होगा। इतनी हिंदी तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ना तो बोलता होगा और ना कोई लिखने की चेष्टा करता होगा। एग्जाम में भी ये छूट होती है कि आप जो वर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है वो आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। सीए की एग्जाम में भी छूट होती है, बीकॉम एमकॉम की भी एग्जाम में छूट होती है, क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसको अगर आप इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। और उसके बावजूद भी आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। चलिए, हमारा सबसे पहले चैप्टर का ना जो नाम है ये है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स का परिचय अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ तो इसे, सबसे पहले बात आती है इनकम टैक्स को समझने से पहले समझते हैं कि टैक्स क्या होता है या टैक्स कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहाँ से होती है। देखो ये बात हमारे इंडिया की बात है, सन, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो सन 1860 की। 1860 से पहले आपको याद हो तो 1857 में एक क्रांति हुई थी, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के युग ये कह सकते हैं कि भारत में जब इंडिपेंडेंस के लिए जब लड़ाई फाइटिंग चल रही थी तो सबसे पहले जब ये बात उठी थी कि हमें आजादी चाहिए वो 1857 की क्रांति में उठी थी। और 1857 की क्रांति इतनी जोरदार थी कि उसमें पूरी जो रियासतें थी, पूरे जो राजा महाराजा थे, उन्होंने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, बट इंडिया की ही कुछ ऐसे रियासतें थी जिनकी वजह से हम वो बैटल जो है, युद्ध जो है वो जीत नहीं पाए थे। और पूरे इंडिया में जहां कहीं भी देखो, चाहे वो साउथ में देखा जाए, चाहे वो नॉर्थ में देखा जाए, चाहे वो नॉर्थ सेंट्रल में देखा जाए, तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उस 1857 की क्रांति की वजह से। इस टाइम पे हमारे पास में ब्रिटिश साम्राज्य का जो शासन था, वहां पर एक फाइनेंस मिनिस्टर था उनकी गवर्नमेंट में, जेम्स विल्सन। ठीक है, क्या नाम था उसका? जेम्स विल्सन। ठीक है, ये जेम्स विल्सन जो था, तो गवर्नमेंट ने क्या, गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये 1857 की क्रांति की वजह से पूरा जो है देश में, हमारे यहाँ पर रूरल में, साम्राज्य में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लूटपाट हुई है, बहुत चोरी डकैती हुई है, जो गवर्नमेंट असेट्स है उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। ठीक है, लोगों का लोगों ने जो है वो हमारी जो असेट थी, हमने जो बनाई थी, वो सबको बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो क्या किया जाए कि ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो आप तो जानते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक हमेशा प्रिंसिपल रहा हुआ है कि भैया जिसने जो नुकसान किया है वही उसको भरेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि जेम्स विल्सन जो फाइनेंस मिनिस्टर था उस गवर्नमेंट में, उसने 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सुझाव दिया कि क्यों ना इस नुकसान की भरपाई जो है वो पब्लिक से ही कराई जाए। इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान किया है तो ये नुकसान भी जो है वो पब्लिक ही बियर करेगी। तो बोले क्या किया जाए? बोले कि साहब जो है वो टैक्स लगाया जाए। देखो टैक्स सिस्टम तो पहले भी था, जिसको हम हमारी इंडियन लैंग्वेज में बोला करते थे लगान। ठीक है, वो भी एक टैक्स ही था, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो इनकम टैक्स था वो उसकी शुरुआत कहाँ से बनी थी, उसी की बात करें तो टैक्स सिस्टम तो पहले भी था। ठीक है, वो रियासतें वसूला करती थी, उनकी जमीनों पे जो मजदूर काम करते थे
या जो माली काम करते थे या कोई अदर जो लोग काम किया करते थे, उनसे एक तरीके से एक वसूली ली जाती थी, लगान लिया जाता था, ठीक है। और ये लगान जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी लेती थी। तो ऐसा नहीं कि टैक्स पहले भी नहीं था, इससे पहले भी नहीं था, टैक्स तो था, ठीक है। तो 1860 में जेम्स विल्सन ने क्या किया कि सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि आप ऐसा करिए कि पर घर वाइज, पर हाउस वाइज क्या कर दीजिए कि फिक्स इनकम का क्या कर दीजिए, टैक्स लगा दीजिए, और उनसे कीजिए, उनसे कहिएगा कि ये जो है कंपल्सरी टैक्स है, ये आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा एमसीक्यू जो पुटअप होता है यहाँ होता है कि जो इनकम जो टैक्स है, टैक्स सिस्टम जो है उसकी शुरुआत इंडिया में कब से हुई थी? 1860 में हुई थी। किसने की थी? सर जेम्स विल्सन ने की थी, ठीक है। पहले जो सिस्टम था वो हमारा था फिक्स सिस्टम था, फिक्स इनकम का, फिक्स इनकम सिस्टम था, ठीक है। टैक्स जो लगाया जाएगा एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स होता था, और वो अमाउंट जो है वो लोकेलिटी वाइज, एरिया वाइज अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होता था। धीरे 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 ये बढ़ते हुए आज का अगर मैं देखूं, आज का जो सिस्टम हमारा बन गया है उस सिस्टम को बोलते हैं प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो बना वो किसमें बना? प्रोग्रेसिव जो टैक्स सिस्टम बना वो हमारा बना किसमें? इनकम टैक्स में। ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो बना वो किसमें बना? इनकम टैक्स में। तो एक एमसीक्यू यहां से बनता है कि इनकम टैक्स में जो टैक्स प्रणाली है वो किस तरीके की होती है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है। व्हाट इज द प्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम प्रोग्रेस करती जाएगी, जैसे जैसे आपकी इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे टैक्स की रेट भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर आप कम इनकम है तो कम टैक्स, अगर ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स। तो ये जो सिस्टम था ये हमारा क्या था? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहलाता है, जो किसमें फॉलो होता था? इनकम टैक्स में फॉलो होता था। अब बात आती है, चलो देखो दो एमसीक्यू हमारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। पहला एमसीक्यू, इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की? जेम्स विल्सन ने की। कब की? 1860 में की। आज का जो इनकम टैक्स का सिस्टम है वो कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स की रेट भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब बात आती है कि टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट हमसे लेती है, पब्लिक से जो लेती है, वो हमारे सामाजिक वेलफेयर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हीं के लिए लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक का पैसा पब्लिक पे खर्च करती है। डेमोक्रेटिक, अगर मैं बात करूं डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, लोग ही सरकार को चुनते हैं, और सरकार क्या करती है कि आपकी सहूलियत के लिए, आपके लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, आपके लिए सड़क बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे टैक्स लेती है, और टैक्स को ही वो क्या करती है, आपके कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है। तो अगर मैं अपने डेफिनेशन में देखूं, टैक्सेज आर कंसिडर्ड टू बी कॉस्ट ऑफ लिविंग। टैक्सेस को क्या कंसिडर्ड किया जाता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसिडर्ड किया जाता है इन ए सोसाइटी। क्यों कॉस्ट ऑफ लिविंग? क्यों? क्योंकि जो भी हमारी सोशल जरूरतें हैं, सोशल नीड्स है, वो कौन पूरा करती है? गवर्नमेंट पूरा करती है। कौन पूरा करती है? गवर्नमेंट पूरा करती है। तो टैक्सेज आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की जो कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स है उसको पूरा करती है कौन? गवर्नमेंट पूरा करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहली चीज आ गया कि टैक्सेस लगाता कौन है? गवर्नमेंट लगाती है। किस रूप में लगाती है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। सोसाइटी की जो लिविंग कॉस्ट होती है उसी के लिए लगाती है। ये एक कॉमन सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर होता है, यानी गवर्नमेंट ये पहले लेती है और फिर उसको अलग अलग तरीकों से पब्लिक पे खर्च करती है। चलिए जी, अब इसके बाद में आता है हमारा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। भाई टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पर्सन पे जो टैक्स लगाया जाता है, अगर उसका बर्डन उसी पर्सन के ऊपर आता है तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। यानी मैंने राम के ऊपर टैक्स लगाया तो राम ही उस टैक्स को चुकाने के लिए लायबल है। राम का पड़ोसी नहीं चुकाएगा, राम के रिश्तेदार नहीं चुकाएंगे, या राम उस टैक्स को किसी दूसरे पर्सन को डाइवर्ट नहीं कर सकता।
तो जो टैक्स जिस पर्सन पे लगाया जा रहा है, अगर उसका बर्डन अगर वही बियर करता है, तो मैं उस टैक्स को क्या बोलूंगा, डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन, देन इट इज ए डायरेक्ट टैक्स। दो बातें हैं, क्या दो बातें, क्या चीज हम, पहला कि अगर जो अगर कोई टैक्स है वो किसी की इनकम के ऊपर लगाया जाए या किसी वेल्थ के ऊपर लगाया जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक कॉमन बात होगी। जो मैंने बोली वो थोड़ी टेक्निकल में थी, कि जिस बंदे के ऊपर लगाया जा रहा है वो अपना इसका बर्डन किसी दूसरे को शिफ्ट नहीं करता है, जो खुद ही इसको पे करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है, द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट recover it from somebody else, that is the burden of a direct tax cannot be shifted। यानी जो डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है, इसे आप क्या नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते। शिफ्ट का मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते कि भैया मेरी जगह जो टैक्स है वो कोई दूसरा पर्सन चुकाएगा। तो जिस टैक्स का बर्डन आपके ऊपर है, लेविड आपके ऊपर है और उसका बर्डन भी आपके ऊपर है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्लियर। अब आता है इसका उल्टा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, कॉमन भाषा में अगर मैं बात करूं, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लगाया किसी एक पर्सन पे है, लेकिन वास्तव में उसका जो बर्डन है, उसकी जो टैक्स पेमेंट करने की जो लायबिलिटी है, वो कोई दूसरा व्यक्ति ही उसको पे करता है। यानी दूसरे के ऊपर उस टैक्स चुकाने का जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है। ऐसे टैक्स को मैं क्या बोलता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स बोलता हूँ। तो इफ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड्स और सर्विस, देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। यानी किस पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, गुड्स या सर्विस पे लगता है। ये किस पे लगता था, इनकम और वेल्थ पे। ठीक है, व्हाट इज द वेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या है, वेल्थ का मतलब है प्रॉपर्टी। आपकी जो प्रॉपर्टी है, पहले अगर सीएस एग्जीक्यूटिव अगर आपने दिया है या सीएस फाइनल आपने दिया है, तो पहले का, आज के टाइम की मैं बात नहीं कर रहा, जब सीएस दिया था तो हमारे टाइम पे वेल्थ टैक्स हुआ करता था। और वेल्थ टैक्स में क्या नियम था कि अगर 40 लाख से ज्यादा अगर आपकी प्रॉपर्टी होती थी, तो 1% आपका जो है वो टैक्सेस लगाया होता था। ठीक है, तो आपकी जो वेल्थ है, अब वेल्थ में भी वहां डिफाइन होती थी कि कौन सी तरीके की वेल्थ होती है। वेल्थ की एक डेफिनेशन होती थी कि भैया ज्वेलरी होगी तो हम उसे वेल्थ मानेंगे, बिल्डिंग होगी तो कॉमर्शियल बिल्डिंग होगी तो हम उसे वेल्थ मानेंगे। ऐसा नहीं, हर जो चीज है वो आपके पास जो चीज है वो सब वेल्थ है। तो वहां पर गवर्नमेंट ने वेल्थ की भी एक डेफिनेशन दे रखी थी। ठीक है, तो वेल्थ का मतलब मेरा यहाँ पर प्रॉपर्टी से है। इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाता है वो गुड्स और सर्विस पर लगाया जाता है। ठीक है, आज की अगर बात करें तो गुड्स और सर्विस टैक्स पे जो है, सर्विस पे जो है, वो सबसे बेसिकली जो टैक्स लगता है वो कौन सा लगता है, जीएसटी, और एक क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, दो ही बेस हमारे टैक्स रह गए हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, द पर्सन पेइंग द टैक्स पास ऑन द इंसिडेंस टू अनदर पर्सन। ये जो इंसिडेंस है इसको बोलते हैं बर्डन या टैक्स लाइबिलिटी, या मैं इसको ये कहूं कि जो टैक्स लाइबिलिटी जो है वो किसी दूसरे के ऊपर क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। जिस पर्सन के ऊपर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। कॉमन भाषा में अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स वो जिसके ऊपर लगाया जाता है वही उसका पेमेंट करता है, वो किसी दूसरे को इसका ट्रांसफर नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिस बंदे के ऊपर लगाते हैं वो इसका जो बर्डन है वो किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। जैसे मैं बात करूं मोबाइल रिचार्ज की, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लगाया जियो के ऊपर। ठीक है, जियो के ऊपर टैक्स लगाया है या वोडाफोन पे टैक्स लगाया है, वोडाफोन ने क्या किया, उसे रिचार्ज में शामिल करते हुए, ठीक है, जैसे 10 रुपए का रिचार्ज है तो 7 रुपए 26 पैसे वट एवर जो भी अमाउंट है वो तो कर दिया उसकी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, रिचार्ज की। और 2 से 2.5 रुपए जो इंक्लूड कर दिया वो कर दिया टैक्स के रूप में। और ब्रैकेट में प्राइस में क्या लिख दिया, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हम आज कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जितनी भी रेट्स लिखी होती है उसके ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स जो लगाया था वो तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगाया था, मैन्युफैक्चरर ने क्या कर दिया, उसे होलसेलर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, होलसेलर ने क्या किया, उस टैक्स को रिटेलर को ट्रांसफर कर दिया, रिटेलर ने क्या किया, उस टैक्स को कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया।
यानी अल्टीमेटली जो टैक्स का जो पेमेंट है वो किसने किया, कस्टमर ने किया। तो वो जो टैक्स होता है वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्लियर हो गया। तो इसको मैंने डायग्राम में बता दिया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो होते हैं। इनकम टैक्स, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे नियम लेके आई है कि आपकी फॉरेन में जो इनकम है या प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी जो है वो इंडिया में टैक्स लगेगा। लगता तो पहले भी था, बट उसके जो रूल्स थे वो थोड़े से फ्लेक्सिबल थे। ठीक है, चलिए।